Hello students, I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are going to start the new chapter of class 6 science, and the chapter is to diversity in the living world. So let's start our chapter. ये कुछ फोटो दे रखी है जिसमें बारिश के बाद का दिखा रखा है मौसम. Now, it is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Mani Raman Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. ये काफी प्लेजेंट मॉर्निंग है yesterday की रिफ्रेश बारिश के बाद में, और डॉक्टर रघु और मनी रामन चाचा को बुलाया गया है स्कूल के अंदर. कौन से टीचर से? मैडम सुलेखा से. टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक करने के लिए. डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी एंड मनी राम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी. डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, रिनोड साइंटिस्ट हैं एक नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर, और मनी राम चाचा जो हैं वो एक एल्डरली पीपल हैं, ओके, जो नियर बाय कम्युनिटी में रहते हैं. नाउ मनी राम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animal. और वो काफी एक्सपर्ट है मिमिक करने का, बर्ड कॉल्स जो होती हैं उनकी नकली आवाज निकालने का, ओके, और उनको काफी ज्यादा पहचान है प्लांट्स और एनिमल्स की. नाउ टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर Raghu informs a student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. और डॉक्टर रघु इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को, ये जो ऑब्जेक्टिव है इस वॉक का वो हमारी ब्यूटी और नेचर जानना है प्लांट्स और एनिमल का, जो भी हम वॉक में देखेंगे अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स. द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम, दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. और वो स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड है उनको ज्वाइन करने के लिए और काफी कुछ सीखने के लिए उनको जिज्ञासा है. The teacher advised the student to carry a notebook, a pen and a water bottle. और टीचर ने एडवाइस किया कि आप एक नोटबुक, पेन और वाटर बोतल साथ में रखिए. As they walk, they begin exploring the plants and animal around them. Dr. Raghu advised the student to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने ये बोला कि आप नोटिस करो बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ स्मेल्स, जो पार्क के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ स्मेल्स है, क्योंकि हर एक फूल पौधे सबकी अलग अलग स्मेल होगी. और एम्फेसाइज करो और साथ के साथ में रेस्पेक्ट भी करो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस पार्क के अंदर, उनको सभी को ही एक रेस्पेक्ट करो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है. Now, Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals, but also to carefully listen to different sound. और मनीराम चाचा ने ये भी बोला कि केवल ऑब्जर्व मत करो अलग अलग टाइप के प्लांट को, बल्कि इवन उनकी अलग अलग आवाज को भी उनको महसूस करो या सुनो उनको अलग अलग आवाज को. The student come across a variety of plants including the grasses, bushes, large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of the trees, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another. टीचर्स ने वहां पे क्या क्या देखा? बहुत सारे प्लांट्स देखे जैसे कि ग्रास, बुश और बहुत सारे लार्ज ट्रीज, और उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स भी देखी जो अलग अलग टहनियों पे बैठी हुई थी, ठीक है, और साथ के साथ में उन्होंने बटरफ्लाइज भी देखी जो अलग अलग फूल से एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही थी, और उन्होंने बहुत से मंकीज भी देखे जो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप कर रहे थे. Now, they record their observations in their notebooks and discuss them with their Dr. Raghu and Maniram Chacha. उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस कॉपी के अंदर लिखी और उसको रघु डॉक्टर जो हैं और मनीराम चाचा के साथ में डिस्कस करा. The students can hear the chirping of the birds. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. This is an example of diversity in nature. Dr. Raghu requests the Maniram Chacha to mimic calls of some birds. स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चिरपिंग सुनी, आवाज सुनी चिड़ियाओं की, ठीक है, चहचहाना सुना. तो डॉक्टर रघु ने ये बताया कि हर बर्ड की एक अलग यूनिक चिर्प होती है, और उन्होंने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट किया कि आप
उनकी बर्ड्स की मिमिक कॉल्स बनाई हैं। Maniram Chacha mimics different bird calls. The student enthusiastically start copying them. और बनीराम चाचा ने बहुत सारी अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज निकाली और अलग अलग बच्चों ने भी फिर स्टार्ट कर दिया कॉपी करना उनको। Now, have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observations with your friend and teacher. Now the topic diversity in the plants and animal around us. Diversity क्या है हमारे plants और animals की जो हमारे आसपास है. Now activity 2.1, let us explore and record. Now plan a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note the weather conditions, whether it is a hot, cold, windy and so on. आपको एक प्लान करनी है नेचर वॉक अपने टीचर के साथ में. आप जा सकते हो पार्क या फिर आसपास कोई फॉरेस्ट हो वहां पे जा सकते हो और नेचर वॉक के टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना है अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल्स को. और आपको जिस मौसम में आप गए हो वो कंडीशन भी आपको लिखनी है कि वो हॉट है, कोल्ड है या विंडी है और अलग अलग मौसम भी हो सकता है. नाउ यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स ऑफ फ्लावर एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. आप वहां से अलग अलग टाइप ऑफ फॉलन लीव्स भी ले सकते हो या फ्लावर्स ले सकते हो और एक स्क्रैप बुक क्रिएट कर सकते हो. Now take care of the plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plant and animals in the park. Do not pluck leaves and flower. आप प्लांट्स और एनिमल्स का ख्याल रखिए उस नेचर में और इंश्योर करना है कि आप प्लांट्स और एनिमल को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, ना ही उनको तोड़े, फ्लावर्स को भी तोड़े नहीं. Record your observation in table about the features of the stems, leaf, flowers and anything interesting in variety plant. Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. आपको अपनी बेसिकली ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है टेबल के अंदर और फीचर्स लिखने हैं उनके स्टेम्स, लीफ, फ्लावर के बारे में और जो भी आपको इंटरेस्टिंग फील हो प्लांट्स के बारे में वो आप लिख सकते हो. यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं जैसे कि ग्रास हो गई, ये तुलसी हो गई और ये हिबिस्कस गुड़ैल का फूल. नाउ ये बेसिक कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. आपके ऑब्जर्वेशन इससे अलग भी हो सकती है, आप अपनी भी बना सकते हो. ओके. नाउ यहाँ पे दे रखा है लोकल नेम ऑफ द प्लांट, स्टेम, लीव्स का क्या शेप है, अरेंजमेंट क्या है, फ्लावर्स और एनी अदर ऑब्जर्वेशन और फीचर्स. जैसे कि कॉमन ग्रास हो गई, वो काफी सॉफ्ट और थिन होती है उसका स्टेम. लीव्स उसकी बेसिकली एक सिंगल लीफ ग्रोथ ऑल्टरनेटली होती है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम और वो ग्रीन लीव्स होता है. इस तरीके से आप अलग अलग जो भी आपको मिलेंगी उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. Now, what similarities and differences did you find among the plants that you observe? क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे जो भी आपको प्लांट दिखे हैं उनमें क्या अलग अलग बेसिकली सिमिलरिटी या डिफरेंस हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज टॉल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम. बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं जैसे कि टॉल भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट भी, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम भी हो सकती है. डिफरेंट शेप्स ऑफ द लीव्स एंड द अरेंजमेंट ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेज. उनकी जो बेसिकली शेप्स होती है लीव्स की वो अलग अलग हो सकती है या फिर अरेंजमेंट किस तरीके से वो लगे हुए हैं स्टेम के ऊपर या ब्रांचेज के ऊपर वो अलग अलग हो सकते हैं. फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट. फ्लावर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं उनके अपने कलर्स में, उनका शेप अलग हो सकता है या फिर उनकी खुशबू अलग अलग हो सकती है. Now create a list of the animals you observed during the walk or from your previous experiences. Record the places where they live, the food they eat and the way they move around in table 2.2. Some examples have been given. Now यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स की बनानी है, ठीक है, और उनको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि वो कैसे चलते हैं और बेसिकली कहाँ रहते हैं वो, ठीक है, क्या खाना वो खाते हैं और वो किस तरीके से चलते हैं. तो ये सभी आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ इस टेबल में लिखनी है. जैसे कि नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है, प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, फूड क्या वो खाते हैं, कैसे वो चलते हैं और उसके अलावा भी कोई ऑब्जर्वेशन या फीचर्स होता है तो वो भी आप लिख सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल एक क्राउ,
ठीक है, एक वो ट्री के ऊपर रहता है, क्या खाता है वो, इंसेक्ट्स खाता है, और वो क्या करता है, फ्लाई करता है, वॉक करता है, और वो एक कैरी करता है ट्विग इन इट्स बीक। इसी तरह से अलग अलग आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नाउ व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल दैट यू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। क्या अब एनिमल्स में क्या क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं जो आपने ऑब्जर्व किया। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड व्हाइल सम अदर्स लिव ऑन द ट्रीज। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो सकता है कि कुछ एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं और कुछ एनिमल ट्रीज के ऊपर रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज, फिश लिव इन द वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर। अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स जो होती हैं वो ट्रीज के ऊपर रहती हैं, फिश जो रहती हैं वो वाटर में रहती हैं, और कुछ एनिमल हो सकते हैं जैसे कि फ्रॉग। ठीक है, वो मेरा एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रह सकता है और वो मेरा लैंड पे भी रह सकता है, दोनों जगह पे वो रह सकता है। एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली उनकी बहुत ज्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ फूड होता है और बहुत सारा वैरायटी ऑफ मूवमेंट भी वो एग्जिबिट करते हैं। Now sketch the plant and animal observed by you in your notebook and prepare a scrapbook with leaves, flowers from the different plant and feathers from the animals. Write all the details you have gathered about them. आपको जस्ट स्केच करने हैं प्लांट और एनिमल को, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है अपने नोटबुक में। एक स्क्रैप बुक बनानी है जिसमें आप कोई भी पत्तियां रख सकते हो, फ्लावर रख सकते हो, अगर कोई भी चिड़िया है उसका फेदर मिला है तो वो रख सकते हो, और वहां पे आपको स्क्रैप बुक के अंदर रखने हैं। While traveling to and from school, observe your surroundings and look out a variety of plants and animals. Add the name of any plant and animal that you have not listed before. आप स्कूल से आते और जाते वक्त भी आप मल्टीपल चीजें, वैरायटी आप एक अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर सकते हो। मे बी कोई अलग एनिमल मिल जाए या फिर कोई एक अलग प्लांट मिल जाए या ट्री मिल जाए तो उसको भी आप दे सकते हो और उनकी भी टेबल में आप लिख सकते हो। Now, activity 2.2, let us appreciate. Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. आपको अपनी आइज को 30 सेकेंड्स के लिए बंद करना है और थिंक करना है कि ऐसा प्लांट और ऐसा एनिमल जिसको आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया और सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड करा हो। Now each one of you can draw the plant and animal that you thought on the blackboard. और आप एक एक करके आके ड्रॉ कर सकते हैं प्लांट और एनिमल को। What are your observation about the various plants and animal that you have drawn? उसके बाद में आप ऑब्जर्वेशन अपनी लिख सकते हो, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स आपने जो ड्रॉन करे हैं। How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? आपको देखना है कितने सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल पूरी क्लास ने ड्रॉ किए हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड? क्या आप देख सकते हो कि उसके अलावा भी कुछ एनिमल्स या प्लांट हैं जो बोर्ड पे नहीं ड्रॉ हुए हैं? द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। जो वैरायटी होती है प्लांट और एनिमल की एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वो बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट करती है? एक बायोडाइवर्सिटी उस रीजन की। ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर रीजन की। नाउ ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। ईच मेंबर जो होता है बायोडाइवर्सिटी का, एक एक मेंबर जो होता है उस पर्टिकुलर रीजन का, उनका एक सबका अलग अलग किरदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड द फूड्स एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग द सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। बेसिकली ट्रीज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड और शेल्टर प्रोवाइड करने का, कुछ बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को भी। और एनिमल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्प्रेड करने को, जो सीड्स हैं आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स। ओके, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जांपल? दिस शोड दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और आपको और भी सोचना है कि क्या और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी ट्रीज और बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स आपस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे आप देखोगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना,
वो एक दूसरे पे ही निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके। Now, how to group plants and animals? How would you arrange your books and notebooks in group? Would arranging them in groups help you better organize your school book? बेसिकली आपको बुक्स और अगर नोटबुक्स आपको ग्रुप के अंदर अरेंज करना है तो आप किस तरीके से करोगे, और अगर ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर लिया तो उससे आपको हेल्प मिलती है स्कूल बैग में उसको बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल with different features about which you have learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. आपने बहुत सारे एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स हैं आपके आसपास देखे हैं। अब अगर उनको बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन कर दिया जाए उनके फीचर्स के बेसिस पे या उनके सिमिलैरिटी या अलग अलग डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो वो हमें यहाँ पे करना है। एक्टिविटी 2.3, लेट अस ग्रुप। Collect the pictures of various others plant and animal. Cut their pictures from old magazines, newspaper, charts and other sources. Paste each of these pictures on a different card. आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है अलग अलग टाइप ऑफ के प्लांट्स और एनिमल्स के, जैसे कि ओल्ड मैगजीन से मिल सकती है, न्यूज़पेपर से मिल सकती है, और उनको चार्ट के ऊपर पेस्ट करना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच, और उसके बाद में अपनी पूरी क्लास को 5 से 6 स्टूडेंट ईच में आपको ग्रुप्स उनमें डिवाइड करना है। नाउ पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप, और जो बेसिकली यहाँ पे कार्ड्स आपने प्रिपेयर करे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल शोन ऑन द कार्ड, उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग क्या क्या फीचर्स या फिर सिमिलैरिटी डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने हैं। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। आपको टेबल जो 2.1 और टेबल 2.2 के अंदर आपको फीचर्स थे वो जस्ट रिकॉल करने हैं। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, और कॉमन बेसिस के फीचर पे जो भी कॉमन फीचर हैं उनके बेसिस पे आपको जस्ट ग्रुप डाउन करना है। नाउ शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग यू हैव मेड विद योर ग्रुप्स इन योर क्लास, और आप उसको शेयर करना है, डिस्कस करना है किसके बेसिस पे, जो भी आपने ग्रुपिंग बनाई है उन बेसिस पे। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी, और आप सरप्राइज होगे कि किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है सबको अलग अलग, ठीक है, वो सब ग्रुप्स में अलग अलग हो सकता है। What do you think are the reason behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of the plant as the basis of the grouping, while others have chosen the presence or absence of the flower as the basis of the grouping of plant. अब ग्रुपिंग ऑफ प्लांट में बेबी किसी ने हाइट को जस्ट देखा हो कि एक की हाइट छोटा है एक का हाइट बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुप कर दिया हो, या फिर एक ग्रुप ने इस तरीके से करा होगा कि एक में फूल है और एक में फूल नहीं है। तो अलग अलग हो सकते हैं आइडिया सबके ग्रुपिंग करने के। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉसिबल क्राइटेरिया दे रखा है कि फूल का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना, ठीक है, स्टेम जो है उसकी हार्ड या सॉफ्ट है, ईटिंग हैबिट्स क्या है और वो कहाँ रहते हैं। You may have grouped animal based on the varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. और एनिमल्स में भी बहुत सारे अलग तरीके से फीचर से वो ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे कि वो क्या खाते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, क्या कलर है उनका, ठीक है, या फिर वो किस तरीके से मूव करते हैं। What is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study the plants and animals on the basis of their similarities or differences. Importance क्या है ग्रुपिंग का, कि हमें ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इससे ना ग्रुपिंग से क्या होगा, वो उनकी स्टडी को वो इजी बनाएगा, अंडरस्टैंड करना उनका इजी बनाएगा, या स्टडी करना प्लांट्स और एनिमल्स को सब तरीके से वो इजियर बनाएगा पढ़ने के लिए, और किसके बेसिस पे, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के basis पे। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter materials around us। और बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंस है ग्रुपिंग का वो हम एक अलग चैप्टर है materials around us उसमें भी पढ़ेंगे।
Now, how to group the plants? You must have noticed that plants show variation in the features related to the stems, leaves, flowers and more. आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट वेरी करते हैं वो किन किन फीचर्स में कर सकते हैं, मे बी इन द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं. Now, the stems of different plants vary in the thickness, height, and hardness, while the leaves vary in the shape, color, size, and arrangement. You might have tried grouping the plants in Activity 2.3 using one of these features. और इसमें आप देख सकते हो कि स्टेम्स में आप ग्रुप कैसे करोगे स्टेम्स के अलग अलग प्लांट्स के, मे बी ऑन द नेचर ऑफ थिकनेस, हाइट और हार्डनेस. अब लीव्स में कैसे वेरी करोगे आप, वो कर सकते हो आप शेप में, कलर में, साइज में और उनके अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट में. और ये ऑलरेडी आपने ग्रुपिंग ट्राई कर रखी है एक्टिविटी 2.3 में. You might have also learned in earlier classes that the plants can be grouped into the herbs, shrubs and trees based on their height, type of stem. Let us study the features of the plant in more detail and group them on that basis. और आपने अपनी पहले की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेस पे, और किसके बेसिस पे, उनके हाइट या फिर उनके स्टेम के टाइप के बेसिस पे. Another activity 2.4, let us group. Let us go on nature walk again for some more interesting observation. चलिए एक और बार नेचर वॉक करते हैं कुछ अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन के लिए. Look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you, as tall as you or taller than you? आपको क्लोजली करना है हाइट और क्लोजली लुक करना है उनकी हाइट पे अलग अलग प्लांट्स की. कुछ प्लांट्स आपसे शॉर्टर, कुछ आपके बराबर और कुछ आपसे लंबे भी हो सकते हैं. Now, is the stem brown or green? Touch and feel the stems and try to bend them gently. स्टेम्स, क्या जो स्टेम्स हैं वो ब्राउन या फिर ग्रीन है, और उनको आप टच करोगे, फील करोगे और ट्राई टू बेंड देम, उनको हल्का सा पुश करके या बेंड करने की कोशिश करो जेंटली. कैन यू बेंड द स्टेम इजीली और रिजिड स्टेफ? आप देखोगे क्या आप इजीली बेंड कर पाओगे या फिर वो काफी मजबूत है, काफी स्टिफ है. टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक. आपको टेक केयर रखना है कि स्टेम ब्रेक ना हो. ओके. Also observe from where the branches of plants arise, whether they arise close to the ground or higher up on the stem. आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि ब्रांचेज उस प्लांट की कहां से अराइज हो रही हैं, क्या वो ग्राउंड के पास से या फिर स्टेम के काफी ऊपर से. Fill in observation in table and a few examples are already given. आपको जस्ट टेबल में जस्ट पुट डाउन करना है. ये ग्रुपिंग दे रखी है, यहाँ पे बता रखा है नेम ऑफ द प्लांट, हाइट, नेचर, अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेज और नेम ऑफ प्लांट ग्रुप. अब देख सकते हो इसमें जैसे कि मैंगो वो टॉल है, ब्राउन है, हार्ड है, थिक है, उसकी हायर साइड पे ब्रांचेज होती हैं और वो एक ट्री है. इसी तरीके से अलग अलग आपकी टेबल दे रखी है, उसमें आप अपने ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो. Now, what differences do you observe among the herbs, shrubs or trees? How can you group the plants as herbs, shrubs or trees based on the data entered in table 2.3? इस टेबल के ऊपर जो आपने टेबल बनाई है उसके बेसिस पे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं क्लासिफाई करने के लिए. Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफी बड़े होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है काफी हार्ड, थिक और ब्राउन होती है. ठीक है. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. Those plants are called the trees. For example, a mango tree. और उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ग्राउंड से बेसिकली काफी ऊपर स्टार्ट होती हैं, जैसे कि एक ये मैंगो ट्री. ठीक है. और उन क्लासिफाइड जो इस रेंज में आ जाते हैं क्लासिफाइड को, उनको हम बोलेंगे ट्रीज. ओके. Some plants are not as tall as trees. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. These plants are called the shrubs. कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है, छोटी हाइट की है. ठीक है.
ट्री की तरह काफी बड़े हाइट नहीं है, बट उनकी भी ब्राउन और वुडी स्टेम्स है। ठीक है, जो उनकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वो ग्राउंड के पास से ही स्टार्ट होती है। वो जो उनकी स्टेम्स हैं बहुत ट्री के बराबर तो हार्ड नहीं है, लेकिन उससे कम हार्ड है। ओके, और इन प्लांट्स को बेसिकली हम बोलेंगे श्रब्स। ओके, जैसे कि एक रोज प्लांट, एक रोज प्लांट जो है ये भी एक श्रब है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्लासिफाई देख लिए, एक ट्री और एक श्रब। Some plants are typically small with soft and green stems. These are known as the herbs. For example, a tomato plant. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली स्मॉल होते हैं। ठीक है, मे बी उससे भी स्मॉल होंगे, ठीक है, श्रब से भी स्मॉल होंगे या फिर उनके थोड़ा बहुत बराबर भी हो सकते हैं, बट उनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है। ठीक है, उनको हम बोलेंगे हर्ब्स, जैसे कि एक टोमेटो प्लांट। ये मेरा एक है टोमेटो प्लांट। Some plants with a weak stem need support to climb and grow are called the climbers. Some plants creep along the ground and are called the creepers. कुछ ऐसे प्लांट भी हो सकते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, ठीक है, और उनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइम करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, उनको हम बोलेंगे क्लाइंबर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो ग्राउंड के साथ साथ ही क्रीप करते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है, व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स। तो बेसिकली आपने कौन कौन से देख लिए, हर्ब्स, ठीक है, श्रब्स, और हो गए यहां पे ट्रीज। तो ये 5 टाइप आपने देख लिए, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। Now activity 2.5, let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. अब आपको जो नेचर वॉक किया था उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ लीव पे देखना है और कंसंट्रेट करना है। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। और क्या आप नोटिस करोगे कोई वेरिएशन है, अलग अलग शेप की हैं या फिर अलग स्ट्रक्चर होगा लीव का। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, दीज आर द वेन्स। The patterns of veins on the leaf is called the venation. What differences do you see in the veins of leaf shown in figure 2.4a and 4b? Basically, जो thin lines होती हैं, छोटी छोटी lines होती हैं leaves पे, उसको हम बोलते हैं veins. ओके, और जो patterns होते हैं अलग अलग veins के leaf के ऊपर, उनको हम बोलेंगे venation. अलग अलग types of leaf दे रखी है यहाँ पे। In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called the reticulate venation. कुछ leaves में आप देखोगे कि एक net-like pattern होता है veins का both sides of the thick middle vein, और इस pattern को हम बोलेंगे reticulate venation. ये एक thick line vein हो गई। ठीक है, अब इसके आसपास जो है साथ में ये छोटी छोटी लीव्स और इनके जो बेसिकली ब्रांच है छोटी छोटी, इनको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, और ये है एक हिबिस्कस लीफ। In some leaves, you may observe that the veins run the parallel. This pattern is called the parallel venation. For example, the leaves of banana plants and grasses exhibit the parallel venation. कुछ लीव्स ऐसे होंगी कि एक ये प्रॉपर मिडिल लाइन वीन है, ठीक है, अब इसके साथ में जो वीन चल रही है ना, ये बिल्कुल पैरेलल है। आप देखोगे दोनों साइड पे ही बिल्कुल पैरेलल सी ही है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिशन। ओके, जैसे कि एक ये बनाना लीफ हो गया, इसके अंदर पैटर्न फॉलो होगा पैरेलल वेनिशन। Do you think that the plants can be grouped on the basis of venation present in their leaf? क्या आप सोच सकते हो कि प्लांट्स जो उनके बेसिकली यहाँ पे वेनेशन प्रेजेंट है उनके लीफ पे, उस पे भी
ग्रुप आउट हो सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दोज रूट्स सिमिलर? नाउ अब हम रूट्स पे देखते हैं कि क्या रूट सिमिलर हैं या फिर अलग अलग, क्या किसी किसी प्लांट के ऐसा भी है कि रूट नहीं है या किसी की है। नाउ visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. आपको एक ओपन एरिया में जहां जाना है जहां पे वाइल्ड हर्ब्स और ग्रासेस काफी ग्रो कर रही हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जहां पे स्मॉलर हर्ब्स भी हों एक्सरसाइज के लिए। नाउ यूजिंग ए खुरपी ट्रॉवल carefully dig out a few different herbs without damaging the roots. To do this, you may wet the soil and loosen it. आपको एक खुरपी लेनी है, ठीक है, या फिर उसको हम ट्रॉवल बोलते हैं, और केयरफुली डिग आउट करना है अलग अलग हर्ब्स बिना उनके रूट्स को डैमेज करे। इसके लिए आप अगर उनको निकालना है तो उसके लिए आप सॉइल को वेट कर सकते हो और उससे लूजन हो जाएगी। नाउ वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। और उनकी जो बेसिकली छोटी छोटी रूट्स हैं, ठीक है, उसको वॉश करना है वाटर के साथ में और ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्व, मेक श्योर टू रिप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। जैसे ही आप ऑब्जर्व कर लो और आपकी सारी टेबलर फॉर्मेट सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ऑब्जर्वेशन हो जाए, उसके बाद में उसको वापस लगा देना। What are the similarities and differences in the roots of the plant collected by you? What differences do you see in the roots of plant shown in figure 2.5a and 2.5b? अब क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आप देखोगे जो भी आपको रूट्स मिली हैं या रूट्स आपने कलेक्ट करी हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होगा इन प्लांट्स के रूट्स के बीच में। Now carefully observe the roots of a mustard plant in 2.5a. The roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it. The main root is called the taproot. Another example of plant having taproots is hibiscus, observed by you in activity 2.1. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ एक मस्टर्ड प्लांट की रूट देखोगे आप, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ये सेंटर लाइन में मेन स्टेम रूट है, मेन रूट है, ठीक है, और उसके साइड में ब्रांचेज जैसे छोटी छोटी रूट्स आपकी निकली हुई हैं, ठीक है, तो ये मस्टर्ड प्लांट की होती हैं और इसको हम बोलते हैं, मेन रूट को हम बोलेंगे टैप रूट। ओके, नाउ एक और एग्जांपल इसका है हिबिस्कस, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, हिबिस्कस। The plant in 2.5b is a common grass plant. The roots of this plant appear as branch of similar size thin roots arising from the base of the stem. Such roots are called the fibrous root. Does your collection include any other grasses? What kind of roots do they have? अब दूसरा जो है वो एक फाइब्रस रूट सिस्टम है। इसमें कोई एक मेन टैप रूट जैसा नहीं है, इसमें सब अलग अलग उस ब्रांच से अलग अलग निकले हुए हैं, ठीक है, आप देखोगे इस तरीके से, तो इसको हम बोल देंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि कॉमन होता है ग्रासेस के अंदर। अब इसके अलावा भी क्या आप कुछ नेचर में जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनके अलग अलग रूट्स को आप कुछ आपने ऑब्जर्व किया? Now, is there any relation between the types of leaf venation and the type of root of the same plant? How do we find this out? Now, another activity 2.7, let us relate and analyze. Collect the saplings of the 5 common plants from your school nursery and any other nurseries to plant in your school garden. Example of such plants can include the lemongrass, marigold, sadabahar, periwinkle and others. आपको कलेक्ट करने हैं कुछ सैपलिंग्स 5 कॉमन प्लांट्स के अपने अपने स्कूल नर्सरी के अंदर से, या फिर कोई आसपास नर्सरी हो तो वहां से भी। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार और कुछ अदर। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। प्लांटिंग से पहले आपको रूट्स ऑब्जर्व करनी है, उनकी लीव्स के ऊपर वेनेशन कैसी है उसको ऑब्जर्व करना है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिकॉर्ड करनी है टेबल के अंदर। यहाँ पे टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन एंड रूट्स, नेम क्या है प्लांट का, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन रेटिकुलेट है या पैरेलल है, और टाइप रूट का टाइप क्या है, फाइब्रस है या फिर टैप है, ठीक है, उन सबको आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और लिखना है। डू यू ऑब्जर्व एनी
relation between the leaf venation and types of root in these plants? क्या आपको कोई लिंक मिलता है लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट्स में? ठीक है, एक सदाबहार प्लांट है जो टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो सदाबहार प्लांट होता है उसमें क्या होती है, एक टैप रूट होती है और उसकी लीव्स कैसी होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या अदर ऐसा भी कोई प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन तो है, साथ के साथ में टैप रूट भी है? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। लेमन ग्रास जो होती है उसकी फाइब्रस रूट्स है और उसका वेनेशन कैसा है, पैरेलल। ठीक है, नाउ डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट टू? क्या और भी कोई ऐसा प्लांट है जिसका पैरेलल वेनेशन के साथ में फाइब्रस रूट भी है? जनरली plants with reticulate venation have the tap roots while those with a parallel venation have a fibrous root. जनरली जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा या आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे टेबल में से, तो आपको यही दिखेगा जो प्लांट्स हैं जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, उसकी टैप रूट ही होगा, और जिसका पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, उसकी फाइब्रस रूट ही होगी। ठीक है, नाउ चिकपी chana is another example of a plant with tap root and reticulate venation in leaves. चिकपी में भी टैप रूट्स होता है और उसका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट ही होता है। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट वेयर फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन। और वीट जो है उसके अंदर फाइब्रस रूट होता है और उसके जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है। Is there any relation among the seeds of a plant, types of root and leaf venation? Are all the seeds similar? अब देखोगे क्या रिलेशन है seeds of a plant, type of root of leaf venation के बीच में। Are all the seeds similar? Now let us compare. Soak some chickpea and maize the seeds in water for 2 or 3 days. आपको सोक करने हैं कुछ चिकपी और उनको बेसिकली सीड्स को मेज कर देना है वाटर के अंदर, ठीक है, 2 या 3 दिन के लिए। Now remove the seeds coat of a chickpea. Now observe the structure of a chickpea and the maize seeds. Are they similar or different? आप देखोगे सीड कोट आपको जस्ट रिमूव कर देना है चिकपी का और ऑब्जर्व करना है स्ट्रक्चर एक चिकपी और एक मेज का, ठीक है, क्या वो सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। You will notice that the chickpea seeds are split into the 2 parts. Each part is called the cotyledon. Plants that have seeds with 2 cotyledons are called the dicotyledons, dicots. बेसिकली जब आप एक चिकपी को अंदर से तोड़ोगे ना, ठीक है, तो आपको 2 पार्ट के अंदर वो स्प्लिट दिखाई देगा, ठीक है। एक एक पार्ट को, ये एक एक पार्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉटिलेडॉन। ओके, अब जिसकी सीड्स के अंदर ये 2 कॉटिलेडॉन होते हैं उनको हम बोलेंगे डाइकोटिलेडॉन्स। ओके, और या फिर उसको हम बोल सकते हैं डाइकॉट्स, जैसे कि ये एक कॉटिलेडॉन दूसरा कॉटिलेडॉन, अगर दोनों होंगे तो डाइकोटिलेडॉन। नाउ मेज हैज अ सिंगल कॉटिलेडॉन फिगर। द प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड द मोनोकॉटिलेडॉन्स, मोनोकॉट्स। और जिस भी सीड के अंदर एक सिंगल होगा कॉटिलेडॉन उसको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलेडॉन्स या फिर मोनोकॉट्स। ये होगा डाइकॉट्स, ये हो गए मोनोकॉट्स। Now what relation do you observe among the leaf venation, root types and the number of cotyledons in seed of a plant? क्या रिलेशन आपको इससे दिखेगा, लीफ वेनेशन, रूट टाइप और नंबर ऑफ cotyledons? Dicot plants have the reticulate venation and a taproot system. Of monocot plants have a parallel venation and a fibrous root system. अब जो रेटिकुलेट वेनेशन थी इसके साथ में टैप रूट होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके साथ में जो सीड्स होती हैं वो डाइकॉट सीड्स ही होती हैं, ओके, उनके मतलब 2 कॉटिलेडॉन होंगे। नाउ अब जो पैरेलल वेनेशन है मतलब उनका जो रूट सिस्टम होगा वो फाइब्रस होगा,
ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। अब उनके अंदर जो कॉटिलेडॉन होगा वो मोनिकॉट होगा, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडॉन होंगे वो। ओके, now, how to group the animals? Just like plants, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What feature can you think of to group them? In Activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. एंड प्लांट्स की तरह एनिमल्स की भी ग्रुपिंग बहुत जरूरी है और उनमें भी अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। Activity, let us find out. You have recorded the movement of few animals in table 2.2. You may have also observed how other animals move from one place to another. Let us now think about the types of movement in animals. A number of animals are shown. You can add more animals what you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by the animals in the poster you created and those in the figure 2.7 for movement. अब इसमें आप देखोगे आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे कुछ मूवमेंट्स, ठीक है, एक टेबल के अंदर ऊपर जो टेबल दी गई थी वहां पे आपने ऑब्जर्व किया था कि कैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है। अब उनको आप थिंक कर सकते हो और इस फिगर में भी नोट डाउन कर सकते हो या कार्ड्स बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो कि इसके अलावा, इस फिगर के अलावा अगर कोई आपको एनिमल दिखाई दे रहा है। इस फिगर में बहुत से एनिमल्स हैं जो कि आपको शोन अप हैं। Now list the animals in the table 2.5. Note the ways in which these animals move and name the body parts used for the movement. Some example are given. अब आपको इन टेबल्स में बेसिकली टेबल है नीचे दिए गई, उसमें उसको लिस्ट करने हैं एनिमल्स को और उनका मूवमेंट पार्ट कि उनका मूवमेंट पार्ट क्या है या फिर वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट, जैसे कि नेम क्या है एनिमल का, किस टाइप की मूवमेंट है और कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। एक एंट, एक चींटी जो होती है, टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वो एज सच कोई टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं है और वो बॉडी पार्ट क्या यूज करते हैं, लेग्स। गोट आप देखोगे वो वॉक कर देगी या जंप करेगी और टाइप बॉडी पार्ट क्या है, लेग्स। पिजन आप देखोगे वो भी वॉक कर सकता है या फिर फ्लाइज कर सकता है और उनका बॉडी पार्ट क्या है, लेग्स और उसके विंग जिसके बेसिस पे वो फ्लाई करता है। हाउस फ्लाई देखोगे उसकी भी वॉक और फ्लाई होती है और लेग्स और विंग्स के बेसिस पे होते हैं। फिश देखोगे तो उनका टाइप ऑफ मूवमेंट सच कोई टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं है, लेकिन किसके बेसिस पे वो मूव करते हैं, स्विम करते हैं, वो होती हैं फिन्स। What conclusion can you draw from the data? Different animals have different types of movement. Animals can fly, run, crawl, walk, hop or jump and so on. अलग अलग एनिमल का अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट है। एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं। दे यूज द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। They may use wings, legs or any other part that help them to move. और वो यूज कर सकते हैं wings, legs और other बहुत से अलग पार्ट मूव करने के लिए। Here we have identified animals based on the type of movement and the body parts used for the movement. और हमने यहाँ पे बहुत से आइडेंटिफाइड करे हैं टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है और उनका बॉडी पार्ट क्या यूज हो रहा है मूवमेंट के लिए। How can we group animals based on their movement? Additionally, many animals differ from each other in शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड एनी अदर फीचर। बहुत से एनिमल और भी अलग अलग टाइप ऑफ में डिफर कर सकते हैं, जैसे कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर में। Some of these features can also be used to group animals in various ways like plants. Grouping of animals is important for understanding their diversity. जैसे कि हमने प्लांट्स में भी पढ़ा ग्रुपिंग, ऐसे ही एनिमल्स में भी ग्रुपिंग करनी बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी डाइवर्सिटी के बारे में। चलिए, नो अ साइंटिस्ट। Janaki Amal 1897-1984 was an Indian botanist dedicated to
environmental work and helped to document and preserve the India's rich plant diversity. एक जानकी अम्माल थी जिनका बेसिकली बर्थ और डेथ यहाँ पे लिखा है 1897 में बर्थ और 1984 में डेथ। वो एक इंडियन बोटेनिस्ट थी जो डेडिकेटेड अपना वर्क किया उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए और हेल्प करी बहुत सारे डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने के लिए प्लांट डाइवर्सिटी को। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और उन्होंने काफी एक अहम रोल सेफ साइलेंट वैली में, ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था, इसमें काफी अहम रोल उन्होंने रखा था और एज अ हेड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उन्होंने इनिशिएट किए बहुत सारे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट करने के लिए प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को। एक सक्सेस स्टोरी सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट की। This is a real story of a forest in the Palakkad district of the Kerala. It is about preserving the untouched beauty of moist evergreen forest and its rich biodiversity. ये एक रियल स्टोरी है फॉरेस्ट कहाँ का, पलक्कड डिस्ट्रिक्ट केरला का, ठीक है, केरला स्टेट है और पलक्कड डिस्ट्रिक्ट है उसका। वहां पे उन्होंने प्रिजर्व किया एक अनटच ब्यूटी मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की और उनकी रिच बायोडाइवर्सिटी का। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by the common people who were not even residing in the vicinity of the forest. अब जो साइलेंट वैली था, ठीक है, उसको सेव किसने किया? एक रिमार्केबल मूवमेंट से सेव हुआ जो आसपास के लोग थे या कॉमन पीपल्स थे, ठीक है, जो आसपास में नहीं रहते थे, सॉरी, वो उनके विसिनिटी में नहीं रहते थे, थोड़ा सा दूर रहते थे, बट उन्होंने फिर भी आके सेव किया। The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kuntipaja river persisted for 10 years. और उन्होंने बैटल लड़ी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना था कुंतीपुजा रिवर के ऊपर, तो उन्होंने वो बनाने के लिए उसके अगेंस्ट में गए। At that time, people used all possible available means, such as the widespread awareness programs, letters to the editors, articles, newspapers, seminars, and petitions and appeals in the court. The movement was successfully in saving the Silent Valley. और उस समय जितने पॉसिबल ऑप्शंस थे जिनसे वो लड़ सकते थे, जैसे कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस करना प्रोग्राम्स को, एडिटर्स को लेटर्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना न्यूज़पेपर्स के अंदर, सेमिनार्स करना या पेटिशंस करना, अपील्स करना कोर्ट के अंदर, उन सब पॉसिबल वेज से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और अपने साइलेंट वैली को वो बचा पाए। Now the plants and animals in different surroundings. You might have observed during the nature walks that different animals live in the different surroundings. You have also recorded movement of animals. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? How? Let us consider the fishes and goat as example. आपने जब वॉक करी थी, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया था कि अलग अलग एनिमल की अलग अलग सराउंडिंग्स होती हैं, उसके आसपास की अलग अलग सराउंडिंग्स होती हैं। आपने उनके मूवमेंट भी रिकॉर्ड करे थे, तो आपने क्या देखा कि एनिमल्स के जो मूवमेंट थे क्या वो उनके सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम एग्जांपल में जस्ट कंसीडर करते हैं फिशेस और गोट, ठीक है। फिश लिव इन द वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर द मूवमेंट इन वाटर. Goats live in a grassy areas and move with the help of the legs. The size and shape of animals also differ from one another. फिश जो होती हैं वो वाटर में रहती हैं और उनकी एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, इस तरीके से स्ट्रीमलाइन बॉडी है उनकी, ठीक है। और फिन्स हैं, ये बेसिकली फिन्स हैं जिनसे उनको ये फिन्स, इन फिन्स के हेल्प से ही ये जो फिश है वो स्विम कर पाती है, ठीक है, पानी में रह पाती है। और जो गोट्स होती हैं वो ग्रासी एरियाज में रहती हैं और वो अपने इन लेग्स के बेसिस पे चल पाती हैं। अब इनका अलग अलग साइज और शेप भी हो सकता है। Now, another activity, let us compare and analyze. Look at the table 2.6, recreate a similar table on the blackboard. List the names of the plants and animals you or your classmate have observed in the regions given in the table.
or already know about. A few examples are given, you can add more. यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के बेसिस पे आपको और टेबल बनाना है या फिर इसके नीचे ही आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स और लिखने हैं, जैसे कि इन द डेजर्ट, ऑन माउंटेन्स, इन द ओशन, इन द फॉरेस्ट और एनी अदर रीजन। यहाँ पे आपको एनिमल्स लिखने हैं डेजर्ट के अंदर, माउंटेन्स पे कौन से होते हैं, ओशन में या फॉरेस्ट में, ये सभी एनिमल्स या फिर प्लांट्स वहां पे लिखने हैं। Now, what are your observations regarding the plants and animals found in the various regions? Discuss your observations with your classmates. आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग रीजन को लेकर, ठीक है, वो अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करिए। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in the another kind of region. अब आप यहाँ पे देखोगे जो प्लांट्स एंड एनिमल एक रीजन के अंदर मिले थे वो काफी अलग होंगे जो दूसरे रीजन के अंदर मिलते हैं, उनमें काफी डिफरेंसेस होंगे। During a discussion in the classroom, Alex recalled that he observed the cactus plant with thick and fleshy stems in the deserts of Rajasthan. डिस्कशन के टाइम पे एलेक्स ने रिकॉल किया कि एक कैक्टस प्लांट उसको दिखा था जिसके थिक और फ्लैशी स्टेम्स थे डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान में। अब माया शेयर्स दैट शी सॉ द देवदार ट्रीज इन द हिमालयज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब माया कहती है कि उसने देवदार ट्रीज देखे थे हिमालयज ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और वो ट्रीज जो है वो कॉनिकल शेप में होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और उनके एक फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेज होती है, फ्लेक्सिबल और इस तरीके से स्लोपिंग ब्रांचेज हैं सब। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट। आप इसमें से देखोगे कि दोनों प्लांट जो आपको फाइंड आउट मिले राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग हैं। So basically, why is it so, and why does the biodiversity of a region vary from that of another? तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है कि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग रीजन की अलग अलग होती है, ठीक है। There is very little water available in the deserts. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at the night. Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and the cold condition at night. जो डेजर्ट होते हैं ना हमारे, उनके अंदर बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर वाटर अवेलेबल होता है। और डेजर्ट की ये खासियत होती है कि वो दिन में बहुत हॉट होते हैं, ठीक है, और नाइट में वो उतने ही वेरी कोल्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पे ऐसे प्लांट्स और एनिमल चाहिए जो बहुत ज्यादा तेज गर्मी और बहुत ज्यादा तेज सर्दी दोनों ही टॉलरेट कर पाए और सरवाइव कर पाए ऐसे मौसम के अंदर, ठीक है। The fleshy stems of the plant find the desert can store the water and help them to tolerate the hot conditions in these places. जो बेसिकली फ्लैशी स्टेम्स होती हैं कैक्टस की, ठीक है, या फिर वहां पे जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उस डेजर्ट्स में, वो स्टोर करता है वाटर को और हेल्प करता है टॉलरेट करने का हॉट कंडीशन ऐसी प्लेसेस में। The mountains in extremely cold region experience a frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. Conical shape and sloping branch of the deodar trees enable them to do so easily. अब माउंटेन्स में क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होते हैं और वहां पे स्नोफॉल बहुत ही जल्दी जल्दी आती रहती है, इसलिए जो मेरी ट्रीज होते हैं जैसे कि देवदार ट्री, वो कॉनिकल शेप के होते हैं, ठीक है, और उनकी ब्रांचेज भी स्लॉपी होती हैं जिससे कि जो भी बेसिकली स्नोफॉल होती है वो तुरंत ही उसके ऊपर से गिर जाती है। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of the diverse condition. इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी आप देख रहे थे अलग अलग रीजन की अलग अलग है, वो डाइवर्स कंडीशन के बेसिस पे है। Now look at the images of a camel from the hot desert of the Rajasthan and a camel from the cold desert of the Ladakh. What are the differences you observe between them? What advantage do these differences provide to these camels? यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप ऑफ कैमल हैं, ठीक है। ये मेरा कैमल जो है वो
थार डेजर्ट का है, ठीक है, राजस्थान का थार डेजर्ट का। और ये दूसरे टाइप ऑफ कैमल है, ये मेरा लद्दाख का है कैमल। ओके, the camel of the hot desert has a longer legs with the wide hooves. Alex shared that his grandmother told him that the long legs and wide hooves helped these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. On the other hand, the height and legs of camels of a cold desert are comparatively shorter than those found in a hot desert. These short legs allow them to walk easily in the mountainous region. अब यहाँ पे डिफरेंसेस आप देखोगे, इस कैमल की काफी लंबी टांगे हैं, ठीक है, आप देखोगे, और पतली पतली टांगे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस कैमल की जो है छोटी टांगे हैं और थोड़ी सी मोटी टांगे हैं। तो ये ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि जो हॉट डेजर्ट है वहां पे लॉन्ग लेग्स चाहिए हैं और वाइड हूफ्स के साथ में चाहिए। ऐसा इसलिए कि एलेक्स की ग्रैंड मदर ने भी वहां पे बताया, और भी लोगों ने बताया कि ये जो वाइड हुप्स और लॉन्ग लेग्स होती हैं वो हेल्प करती हैं सैंडी एरिया में चलने के लिए बिना धसे हुए, ठीक है। और जो अदर हैंड पे हम देखेंगे, इसकी जो लद्दाख में होते हैं कोल्ड डेजर्ट में, ठीक है, उनकी शॉर्टर होती हैं, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि इजीली वॉक कर पाए एक माउंटेनियस रीजन में। ओके, in desert, food is not available easily. Camels store food in their humps. Camels found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of the food. Camels found in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use the food stored in their humps during that time. Moreover, they grow long hairs from head to neck which helps them to survive the cold winters of Ladakh. जो डेजर्ट होता है उसके अंदर जो कैमल्स हैं उनका सिंगल हम्प ही होता है, एक ही हम्प होता है। और जो हम्प होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट में फूड अवेलेबल नहीं होता है या बहुत कम होता है, स्कार्सिटी में होता है। तो वो जो कैमल्स होते हैं हॉट डेजर्ट के अंदर हेल्प करता है, जो हम्प हेल्प करता है कि स्कार्सिटी और जब फूड हो जाती है तो उस टाइम के लिए हेल्प करेगा और फूड अपना स्टोर कर लेंगे उन हम्प्स के अंदर। इसी तरह से कोल्ड डेजर्ट के अंदर दो हम्प्स होते हैं और वो श्रिंक कर जाते हैं लेट विंटर्स में। कोल्ड टाइम पे फूड अवेलेबल नहीं होता है तो वो अपना दोनों हम्प्स में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उस समय पे कुछ भी खाना मिल पाना ऐसी ठंडी जगह पे बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन के बराबर होता है। और इसके साथ साथ वो लॉन्ग हेयर्स भी ग्रो कर लेते हैं हेड से लेकर नेक तक, जो उनको कोल्ड या ठंडी हवाओं से बचाने के काम आता है। What other features can help the camels to survive in the desert? और क्या अलग फीचर हो सकता है जो उनको सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में? Other student also start sharing their observation. Kashi from the Rajasthan says that the camels excrete the small amount of urine and their dung is dry and they do not sweat. और भी स्टूडेंट ने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि काशी ने राजस्थान से एग्जाम्पल दिया कि कैमल्स जो हैं वो एग्जिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन वो एग्जिक्रेट करते हैं और उनका डंग जो होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है और साथ के साथ में वो एकदम स्वेट नहीं करते हैं। As camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. Camels ज्यादा लूज नहीं करते वाटर अपने बॉडी में से, तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक बिना वाटर के रह सकते हैं। Maya talks about seeing the plants with beautiful bright flowers, rhododendrons in the Shola forest of Nilgiri. These rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountains top. Basically, Maya talk करती है about the seeing the plants with beautiful bright flowers. और कौन से हैं वो flowers? Rhododendrons. Okay, जो शोला फॉरेस्ट में से होते हैं नीलगिरीज में से, और जो रोडोडेंड्रॉन्स हैं वो शॉर्टर हाइट के हैं और उनकी स्मॉलर छोटी छोटी लीव्स हैं जिससे वो सरवाइव कर सकें बहुत ज्यादा हैवी
विंड को। However, Pema, who is from the Sikkim, mentions that she had observed the rhododendrons in the nearby mountains to be taller. और जो एक और लड़की है पेमा, उसने मेंशन किया कि रोडोडेंड्रॉन्स जो होते हैं उनके नियर बाय माउंटेन्स में वो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, सो इवन प्लांट्स सच एज द रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट द डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन्स। इवन जो प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग रीजन के बेसिस पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं। Saga tells his classmate that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. He saw the huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish helps them to swim in the water. सागर बताता है अपने क्लासमेट्स को कि वो अंडमान और निकोबार गया था घूमने के लिए। वहां पे उसने बड़े बड़े वेल्स और कलरफुल फिश देखे ओशन में, और उसके पापा ने बताया कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसी से ही फिश जो होती हैं वो स्विम कर पाती हैं वाटर के अंदर। We have learned about the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive them. The special features that enables the plant and animals to survive in a particular region are called the adaptations. हमने अब पढ़ा है कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं सरवाइव करने के लिए। अब जो स्पेशल फीचर उन्होंने निकाला है जिससे कि वो सरवाइव कर पाते हैं एनिमल्स और प्लांट, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस। ओके, the shape of the deodar trees and the height of the rhododendrons are adaptations that enable them to survive in the mountainous region. अब जो शेप था देवदार ट्री का या फिर हाइट है रोडोडेंड्रॉन की, वो अडेप्टेशन ही है जो उन्होंने इनेबल करा माउंटेन रीजन में सरवाइव करने के लिए। द प्लेस वेयर द प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। और ऐसी प्लेस जहां पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उनको हम बोल देंगे हैबिटेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन। आप देखोगे सी टर्टल्स का हैबिटेट क्या होगा, सी या फिर उनका एक ओशन। The habitat of a camel is the hot or the cold desert and the habitat of a rhododendron is the mountains. Habitat आप देखोगे कैमल का वो हॉट या फिर एक कोल्ड डेजर्ट हो सकता है, और रोडोडेंड्रॉन्स का हैबिटेट जो होता है वो माउंटेन्स होता है। The habitat of plant and animal provide them food, water, air, shelter and other needs of their survival. अब जो हैबिटेट है किसी भी प्लांट और एनिमल का, वो क्या प्रोवाइड करेगा उनको, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स, जो भी उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सभी चीज हैबिटेट उनको प्रोवाइड करेगा। Many types of plant and animal may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. अब जो बहुत से अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल हो सकते हैं ना, वो सेम हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। अब जो हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी किसी भी रीजन का। Now, what are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? One way is to group them into those that live on the land and those that live on the water. अब अलग अलग क्या वे हो सकते हैं हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुप करने के लिए। एक तो ये हो सकता है जो ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो लैंड के ऊपर हैं या फिर कुछ जो पानी के अंदर हैं। The plants and animals that live on the land are said to be live in the terrestrial habitat. Some examples are forest, desert, grassland and mountains. अब ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो लिव करते हैं लैंड के ऊपर, ओके, उनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब उसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और माउंटेन्स। Now the plant and animals that live in water are said to be live in the aquatic habitats. Example are ponds, lake, river, oceans. अब ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो वाटर में रहते हैं वो किस तरह का हैबिटेट होगा, एक्वेटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल्स हो गए ponds, lake, rivers और oceans. Some animals such as the frog can live in water as well as water. They are called the amphibians. और कुछ टाइप ऑफ एनिमल होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस जो जमीन और पानी दोनों पे ही रह सकते हैं।
What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? Is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? अगर किसी भी एनिमल या प्लांट का हैबिटेट डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? किसी गोट को आसपास कोई ग्रीन ग्रास ही नहीं मिलेगी या फिर फिश को स्विम करने के लिए वाटर ही मिलेगा तो क्या होगा? Check with your parents, grandparents, and neighbors to know about the plant, birds, insect, or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as they often now. आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर्स से पूछ सकते हो कि क्या आपके जमाने में भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे या फिर कुछ एनिमल्स थे, ठीक है, जो अब नहीं दिखते हैं, पहले आपको दिखा करते थे. These changes often happen when the habitats are damaged. The damage to habitats of plant and animal result in a loss of their homes, food and other resources. This lead to the loss of diversity. ये जो हैबिटेट का चेंज हुआ उसकी वजह से ही या हैबिटेट खत्म हो गया उन प्लांट्स और एनिमल्स का, उसकी वजह से ही वो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं या फिर एंडेंजर्ड स्पीशी में चले जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. ठीक है, बेसिकली रिजल्ट करता है उनके होम, फूड और अदर रिसोर्सेस में, और ये बहुत बड़ा एक लॉस है हमारी बायोडाइवर्सिटी का. The population of the Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard had declined in the India due to the loss of natural habitat. जो पॉपुलेशन बंगाल टाइगर की, चीता की या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो इंडिया में बहुत डिक्लाइन हो गई है क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट ही ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से खत्म हो गया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से ऐसे इनिशिएट करे हैं प्रोजेक्ट जिससे कि वो एक इंडेंजर्ड स्पीशी को बचा पाए. जैसे कि बंगाल टाइगर 1973 में आया था, उसने प्रोटेक्ट करा कि डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन हो रही है, टाइगर की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, उसको बचाने के लिए. द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022 टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता. एक चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट था, वो 2022 में आया जिससे कि पॉपुलेशन इनकी भी रीस्टोर कर पाए. The habitats of great Indian bustard have been declared as protected areas in the states of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी कुछ बेसिकली प्रोजेक्ट्स आए. Traditionally protected forests, sacred groves. Sacred groves are undisturbed patches of forest. Their sizes may vary from quite small to very large. Sacred groves are found all over India. They are home to different kinds of plant and animal, including the numerous medicinal plants. जो मेरे बेसिकली सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो एक अनडिस्टर्ब्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट है जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई है, और उनका साइज छोटे से लेकर काफी लार्ज तक भी जाता है, और वो इंडिया में बहुत सारी जगह पे हैं, और वो बहुत सारी होम बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स का होम है, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी वहां पे होते हैं. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groves. और वो प्रोटेक्ट होते हैं लोकल कम्युनिटी से ही, और वहां पे किसी भी टाइप का एनिमल किलिंग या फिर प्लांट कटिंग नहीं होता है. This way, sacred groves are a community protected treasure of the biodiversity. Find out about the sacred groves in your region. इस वजह से इस तरीके से sacred groves जो होती हैं वो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर होती हैं. ठीक है. We must protect the biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. इसलिए हमको अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे कि हमें हमारे प्लांट्स को फुल लाइफ मिल पाए, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं सरवाइव कर पाएं और थ्राइव कर पाएं. Now the summary of this chapter. We are surrounded by a large variety of the plants and animal. Such variety of plants and animal is a part of the biodiversity. हम इस समय बहुत से एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल से सराउंडेड हैं,
और ऐसी वैरायटी जो होती है प्लांट्स और एनिमल की वो एक पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। प्लांट एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। प्लांट और एनिमल को आप ग्रुप कर सकते हो सिमिलरिटी और अलग अलग डिफरेंसेस के बेसिस पे। Plants have similarities and differences based on the features associated with the roots, stems, leaves, flower and so on. जो plants होती हैं वो ग्रुप आउट कर सकते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे। अब किस बेसिस पे? जो एसोसिएटेड हैं वो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और बहुत से अलग। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग। जो मेथड होता है अरेंज करने का, चीजों को अरेंज करने का ग्रुप्स के अंदर उनके कॉमन फीचर्स पे, उसको हम बोलेंगे ग्रुपिंग। Plants can be grouped into the herbs, shrubs and trees based on their height, type of stem and branching pattern. जो प्लांट्स होते हैं उनको आप हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पे कर सकते हैं ग्रुप, और वो क्या कैसे होता है? हाइट, टाइप्स ऑफ स्टेम और ब्रांचिंग पैटर्न्स के ऊपर। The plants can also be grouped as the dicotyledons, dicots and monocotyledons, monocots based on the number of cotyledons in their seeds. उनके सीड्स के अंदर कितने cotyledons हैं, ठीक है, उसमें भी ग्रुप्ड आउट हो सकते हैं, जैसे कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। Now, monocots generally exhibit the parallel venation in their leaves and possess the fibrous roots, while dicots typically exhibit the reticulate venation in their leaves and possess the taproot. जो मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जनरली पैरेलल वेनेशन होती है और वो एक फाइब्रस रूट्स रखते हैं, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन करते हैं और टैप रूट होती है उनकी। ओके, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी बेसिस फॉर देयर ग्रुपिंग। बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन वेरीज बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन। जो बायोडाइवर्सिटी होती है अलग रीजन्स की, वो वेरी करती है उनके डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। The special feature that enable the plants and animals to survive in a particular region are called the adaptations. जो स्पेशल फीचर होता है जो इनेबल करता है प्लांट एनिमल को सरवाइव करने के लिए उस रीजन के अंदर, उसको हम बोलेंगे अडेप्टेशंस। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज देयर हैबिटेट, और जहां वो रहते हैं प्लांट्स और एनिमल, उनको हम बोलेंगे हैबिटेट। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, और उनके हैबिटेट के बेसिस पे कि कहां वो रहते हैं एनिमल्स या प्लांट, तो उनको हम क्लासिफाई कर देंगे एज टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। ड्यू टू डैमेज ऑफ द हैबिटेट्स प्लांट एंड एनिमल लूज देयर होम, फूड एंड अदर रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उनके हैबिटेट को अगर डिस्ट्रक्ट कर दें हम, ठीक है, तो प्लांट और एनिमल मर सकते हैं, ठीक है, उनके फूड, होम या अदर रिसोर्सेज उनको नहीं मिलेगा, जिससे कि एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट अ planet इज फुल ऑफ लाइफ हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। और हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना पड़ेगा अगर हमें प्लांट्स और एनिमल्स चाहिए। और बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स और हम सभी आपस में इंटरलिंक हैं। तो थैंक यू क्लास।